हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विनमार्ग यूपीएससी। राइट, अभी हम लोग जो है अपना पावर ऑफ पीवाईक्यू टू एफआई की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में आए होंगे। आई विल शो यू द प्रूफ हियर। ठीक है, ये एक पीवाईक्यू फोकस्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, जहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी तो मिलता ही है, साथ में साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होगा वो बताया जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट हमें मास्टर नहीं बनना है सब्जेक्ट का, हमें बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे, है ना। अगर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए। नाउ इस वीडियो सेशन में हम जो 2022 का CDS का जो पेपर हुआ था उसके सेकंड पेपर को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम हिस्ट्री के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सबने यहाँ पे सब्सक्राइब कर लिया होगा। राइट, नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे पिक्टोरियली क्लियरिटी साथ में साथ वैल्यू एडिशन, ठीक है, जो कि फर्दर फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ये हमारा प्लेलिस्ट है, आप यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होगा। ठीक है, नाउ 22 नंबर जो 2022 में CDS सेकंड पेपर हुआ था, उसका हिस्ट्री पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वेयर मणिग्रामन एंड नागादसी। ठीक है, नानादसी, मणिग्रामन और नानादसी जो है अर्ली मिडाइवल इंडिया में क्या थे, तो दे वेयर गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स। राइट, तो वो जो है बेसिकली इंडियन मर्चेंट्स थे, उनके गिल्ड्स था। ठीक है, ग्रुप था काइंड ऑफ। ठीक है, उनको क्या कहते थे, मणिग्रामन एंड नानादेशी। ठीक है, अब जो बाकी ऑप्शन है उसको हम देखते हैं कि जैसे क्लस्टर ऑफ नॉन रेवेन्यू पेइंग विलेज, ये क्या था। देखो पहले इसको रुक जाओ, मणिग्रामन और नानादेशी के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये बेसिकली हौसलाज एम्पायर के टाइम में इनको देखा जाता था। ठीक है, और हौसलाज एम्पायर में ये ट्रेडिंग रिलेटेड वर्क से एसोसिएटेड थे। तो अगर आपसे पूछे कि मणिग्रामन और नानादेशी जो है वो कौन से एम्पायर से मेजरली एसोसिएटेड था, तो वो बेसिकली था हौसला एम्पायर ऑफ कर्नाटका। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो क्लस्टर ऑफ नॉन रेवेन्यू पेइंग विलेज, इसको क्या बोलते थे, ये बेसिकली अग्रहारा बोलते थे, है ना। कि अगर जो है नॉन रेवेन्यू पेइंग विलेज कौन होता था, तो ऐसा विलेज जो है जैसे कि जो ब्राह्मण्स को ग्रांटेड था बाय किंग, तो उसको अग्रहारा बोलते थे। राइट, तो ये था। या फिर उसको क्या बोलते थे अग्रहारा के अलावा, तो ब्रह्मदेव लैंड, मतलब ऐसा लैंड जो कि किंग के द्वारा एज ए ग्रांट दिया गया था टू ब्राह्मण्स। राइट, नाउ यहाँ पे देखो विलेज लेवल कम्युनिटी ग्रुप का ऑप्शन है, ये कहाँ से एसोसिएटेड होता है, तो ये बेसिकली जो है चोलाज पीरियड के टाइम पे दो नाम होते थे, UR एंड सभा। ये जो है बेसिकली ये विलेज लेवल कम्युनिटी ग्रुप था। तो यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, द टर्म उर एंड अदर चीज रिलेटेड था, जिससे कि उर का क्या मतलब होता है, विलेज होता है। ठीक है, तो ये किस टाइम पीरियड में था, तो ये बेसिकली चोलाज पीरियड में था। राइट, तो उर एंड सभा जो है वो क्या था, तो विलेज लेवल कम्युनिटी ग्रुप्स था। राइट, नाउ डी ऑप्शन जो है लिटरेरी सोसाइटी इन द कैपिटल टाउन्स। ये देखो ये बेसिकली किससे, एंशियंट संगम जो मदुरई था, मदुरई टाउन आप जानते होंगे, है ना, साउथ में। तो ये जो है बेसिकली एंशियंट संगम्स ऑफ मदुरई को क्या बोलते थे, लिटरेरी सोसाइटी था इन द कैपिटल टाउन्स। राइट, तो ये जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो रैंडम नहीं है। ठीक है, हर किसी का ना कुछ मीनिंग है। फर्दर अगर आगे आपसे पूछ दे कि अग्रहारा वेयर्स, ये बेसिकली जो थे वो ब्राह्मण्स से विच वेयर परमिटेड फॉर नॉन रेवेन्यू पेइंग। ठीक है, ऐसा या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अग्रहारा जो है एक विलेज था जहाँ पे नॉन रेवेन्यू पेइंग ब्राह्मण्स रहते थे। राइट, नाउ नेक्स्ट 36 नंबर देखो। 36 नंबर कह रहा है कि द डच वेयर डिफीटेड बाय मार्तंड वर्मा ऑफ ट्रावनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ, बेसिकली कह रहा है कि डच जो है उसको डिफीट कर दिए थे कौन, मार्तंड वर्मा। कहाँ के राजा थे वो, ट्रावनकोर किंगडम जो कि केरला में है। ठीक है, और कौन से बैटल में हरा दिया था, तो ये था बेसिकली बैटल ऑफ कोलाचल। राइट, नाउ आफ्टर दिस जो बैटल ऑफ कोलाचल हुआ था वो कब हुआ था वो हम देखते हैं। राइट, तो बैटल ऑफ कोलाचल जो हुआ था वो कब हुआ था, 1753 में। राइट,
अब आगे और इन्फॉर्मेशन क्या हम देखते हैं कि जब मार्तंड वर्मा जीतते हैं डच से, तो इस विक्ट्री को टर्म किया जाता है एज द फर्स्ट एशियन विक्ट्री अगेंस्ट अ यूरोपियन पावर। बेसिकली जब डच को हराता है मार्तंड वर्मा, तो इस विक्ट्री को कहा जाता है कि मतलब जो भी एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे जो है वो फर्स्ट विक्ट्री था अगेंस्ट एन यूरोपियन पावर, राइट। नाउ इस विक्ट्री के बाद से कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ मरेली कारा। तो ट्रीटी ऑफ मरेली कारा जो है वो बैटल ऑफ कोलाचल से एसोसिएटेड है। कब हुआ था ये साइन? तो 1753 में। नाउ यहाँ पे इस बैटल को डच को हराने के बाद से मार्तंड वर्मा कौन सा टाइटल लेते हैं? तो ये बेसिकली जो है श्री पद्मना भादशाह, ठीक है, श्री पद्मना भादशाह नाम का जो है वो टाइटल लेते हैं, ठीक है। अब देखो कि बैटल ऑफ कोलाचल बेसिकली था क्या। यहाँ पे जो है डच जो है मार्तंड वर्मा के फियर की वजह से, जो डच का उस टाइम का जो भी गवर्नर जनरल होगा, वो क्या हुआ कि अटैक कर देता है। मतलब उसको पता चल जाता है कि अब हमारी लड़ाई होने वाली है, काइंड ऑफ थिंग्स। तो मार्तंड वर्मा के खिलाफ जो है जाकर लड़ाई छेड़ देता है, और जिसमें कि डच की हार होती है, मार्तंड वर्मा जीत जाते हैं। तो फिर ये सब स्टोरी है, और यहीं से डच जो है उसके बाद से दोबारा इंडिया में रहने की कोशिश नहीं करते हैं। धीरे धीरे इनका कॉलोनी खत्म हो जाता है, डाउनफॉल ऑफ डच वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। नाउ यहाँ पे कुछ और फैक्ट है कि इन 1741 ड्यू टू मार्तंड वर्मा एक्सपेंशन, मार्तंड वर्मा जो है वो फर्दर एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, डच को डर लग जाता है और इसलिए डच जो है अटैक कर देते हैं और लेटर गेट डिफीटेड, ठीक है। तो ये जो बैटल है 1741 में स्टार्ट होता है एंड 1753 में फाइनली कंक्लूड होता है विथ ट्रीटी ऑफ मेरेली कारा, राइट। अब यहाँ पे ये देख लेना कि यहाँ पे ये स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे एंड होता है, ठीक है, बैटल ऑफ कोलाचल। अब जो बाकी ऑप्शन है जैसे कि वांडीवास दे दिया होगा, तो बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी और बैटल ऑफ पोलेलूर। अब इससे ये रैंडम ऑप्शन नहीं है, ये भी हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पे देखो बैटल ऑफ वांडीवास क्या है कि ये जो है बिटवीन फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूरोपियन पावर था ऑब्वियसली, तो फ्रेंच एंड यूके के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवास में ये पार्ट होता है किसका? तो पार्ट होता है थर्ड एंग्लो कर्नेटिक वॉर का। एंग्लो कर्नेटिक वॉर का जो है ये थर्ड पार्ट होता है, जो कि बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में लड़ा गया था, ठीक है। इसमें फ्रेंच और यूके के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें कि यूके जीत जाता है, यूनाइटेड किंगडम, है ना, और फ्रेंच हार जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है फ्रेंच का भी। नाउ बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी, इसके बारे में हमने काफ़ी सुना है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आगे पूछा गया है, तो विल डिस्कस वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो जगह नहीं बची है, राइट। देखो ये बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी जो है 1565 में हुआ था, किसके किसके खिलाफ? तो ये था वर्सेस विजयनगर, ठीक है, विजयनगर एंड बहमनी किंगडम, ठीक है। और विजयनगर के किंग इसके टाइम पे कौन थे? तो राम राय, ठीक है, सेकंड। तो बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर 1565 में किसके खिलाफ? तो एक तो विजयनगर और दूसरा है वर्सेस बहमनी किंगडम, राइट। विजयनगर के किंग कौन होते हैं? तो राम राया सेकंड, ठीक है। तो ये याद रहेगा काफ़ी, ओके। नाउ बैटल ऑफ पोलीलूर देखो ये क्या है। बैटल ऑफ पोलीलूर जो है 1780 में हुआ था, जो कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का पार्ट है, जिसमें कि टीपू सुल्तान जो है वो जीत जाते हैं, ठीक है। आफ्टर मतलब क्या होता है कि जैसे कि इसके पहले जो होता है बैटल ऑफ पोर्ट नोवा, ठीक है। और बैटल ऑफ पोर्ट नोवा में क्या होता है कि जो है हैदर अली, सेकंड बैटल का पार्ट है ये भी, हैदर अली यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, लेटर इनकी डेथ भी हो जाती है। तो फिर इनके बेटे होते हैं हैदर अली के, कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान फिर नेक्स्ट बैटल लड़ते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं, और वहीं पे इसी का पार्ट होता है बैटल ऑफ पोलीलूर, जिसमें कि 1780 में यहाँ पे टीपू सुल्तान जीत जाते हैं, जो भी उस टाइम का गवर्नर था, ठीक है। तो ये स्टोरी है। नाउ 37 नंबर देखो कि
टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज डिड कुमारिला भट्ट एंड प्रभाकरा बिलोंग्स। तो बेसिकली कह रहे हैं कि कौन से स्कूल से और कौन से फिलोसफी ऑफ स्कूल से जो है कुमारिला भट्ट एंड प्रभाकर बिलोंग करते हैं। तो ये बेसिकली है पूर्व मीमांसा से, राइट। नाउ जो बाकी ऑप्शन है उसके बारे में अगर कुछ पॉसिबल है तो वो देख लेते हैं। सी, यहाँ पे मध्यमिका स्कूल जो था या मध्यमिका स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है ये बेसिकली किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, तो ये है नागार्जुन के द्वारा। और ये जो है नागार्जुन है कौन है, तो बुद्धिस्ट है, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क ऐसे बोल सकते हो, राइट। नाउ पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा के ऑथर के बारे में भी पूछा जाता है, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। नाउ टोकला पीएम के बारे में पूछा हुआ है कि 38 नंबर क्वेश्चन कि द टोकला पीएम इज, टोकला पीएम बेसिकली था क्या, तो ये बेसिकली था ए वर्क ऑफ ग्रामर था। नाउ बाकी ऑप्शन देखो, द तमिल पोएम इन प्रेज ऑफ राजेंद्र चोला, ये बेसिकली इस पोएम का नाम कौन था, तो कलिंगा तू पारनी, ठीक है। इसको सही से ब्रेक करके मतलब स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेना कि ये क्या था, कलिंगा तू पारानी में राजेंद्र चोला को प्रेज किया गया था इन द तमिल पोएम, राइट। इस बुक का ये नाम है। नाउ एंशियंट डिक्टेटिक वर्क इन तमिल, ये बेसिकली रेफर किसको करता है, तो टेक्स्ट लाइक तिरुकुरल। अब जो है तिरुकुरल नाम का कोई किताब होगा या टेक्स्ट होगा, उसमें जो है एंशियंट डिक्टेटिक वर्क इन तमिल इसको रेफर किया जाता है, ठीक है, यह मेंशन है। नाउ एक ड्रामा कंपोज बाय चेरा किंग। अब देखो ये कौन से चेरा किंग के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे हो सकते हैं, बट ड्रामा की बात हो रही है कि ड्रामा कंपोज, अगर कोई चेरा किंग जो है जो ड्रामा कंपोज किया था तो उसके बारे में बता देते हैं कि इन्होंने जो किंग थे वो कौन से ड्रामा पब्लिश करते थे या ऑथर किए थे, तो एक था कुलुशेखरा और दूसरा था शिल्पातिकरम। शिल्पादिकरम जो है वो इलंगाव ने किया था, बट शिल्पातिकरम है यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखना कि शिल्पातिकरम जो है एक ड्रामा था जो कि चेरा किंग के द्वारा था। एंड नाउ कुलशेखरा जो है ये भी एक ड्रामा था जिसका 2 पार्ट था, एक था ताप्ती साम वर्णा और दूसरा था कौन सा, ताप्ती साम वर्णा एंड दूसरा था कि सुभद्र धनंजयम, ठीक है, सुभद्रा धनंजयम नाम का एक प्ले था जो कि कुलशेखरा का सेकंड पार्ट था एंड फर्स्ट पार्ट कौन था, ताप्ती सम वर्णम, ठीक है, 2 प्ले था और ये किसके द्वारा, चेरा किंग के द्वारा किया गया था। नाउ अब हम जो क्वेश्चन था टोकला पीएम उसके फर्दर वैल्यू एडिशन देखते हैं कि टोकला पीएम जो है बेसिकली क्या थे, ऑथर थे। टोकला पीएम के ऑथर कौन थे, तो टोकला पियार साहब थे, राइट। इनकी आइडल आपको पता होगा कि वहाँ पे तमिलनाडु के पास में बनाया गया है, राइट। नाउ ये जो है टोकला पीएम साहब ये क्या थे, मतलब टोकला पियार साहब, इनके जो बुक था टोकला पीएम, उनका जो ओल्डेस्ट, ये बेसिकली कंसीडर किया जाता है ओल्डेस्ट तमिल लिटरेरी वर्क, ठीक है। उसके बाद से देखो कि इसको 5 फोल्ड, इसमें जो है 5 फोल्ड ऑफ डिवीजन ऑफ लैंड्स की बात करते हैं जो कि 2000 साल पुरानी बात है ना। तो 5 फोल्ड ऑफ डिवीजन ऑफ लैंड्स को ये 5 फोल्ड में बांटते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं, तो एक रखते हैं कुरिंजी जिसको हिली ट्रैक को कुरिंजी बोलते हैं, दूसरा होता है मुल्लई जिसको कि पेस्टोरल लैंड बोलते हैं, तीसरा होता है कौन, मारुदम जो कि एग्रीकल्चर करने वाला लैंड होता है, चौथा होता है नेदल जो कि कोस्टल एरिया को बोलते थे, और पांचवा कौन होता है, पल्लाई जिसको डेजर्ट बोलते थे। ये क्वेश्चन फर्दर आपसे पूछा जा सकता है इन द मैच द फॉलोइंग वाले चीज़ में, ठीक है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, है ना। नाउ इसमें जो है इस बुक में टोकला पीएम बुक में 4 कास्ट का भी मेंशन होता है, ठीक है, और कौन कौन सा होता है वो 4 कास्ट, तो ये बेसिकली जो है अरासर जिसको रूलिंग क्लास बोलते थे, दूसरा था कि अंथानाराज जिसको कि सिग्निफिकेंट रोल इन संगम पॉलिटी एंड रिलीजन, बेसिकली पॉलिटिकल क्लास के लोग थे ये, है ना, और यू कैन से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो लोग थे। फिर वेनिगार्स किसको बोलते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स वाले लोग को बोलते थे वेनिगार्स, राइट। एंड वेलालाज ये बेसिकली कौन थे, तो ये बेसिकली एग्रीकल्चरलिस्ट थे या फिर बेसिक एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे, उसको वेलालाज बोलते थे। तो 4 कास्ट को इस फॉर्म में वर्क प्रोफाइल के बेसिस पे बांटा गया था एंड 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड को बांटा गया था इस 5 टाइप में।
आई होप कि आपको ये याद रहेगा, ठीक है। और यू कैन से टेक ए नोट्स, जिसका इस पीडीएफ को ऑलरेडी मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया है। आप यहाँ पे वीडियो में देखकर इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नाउ 39 नंबर देखो। 39 नंबर कह रहा है कि ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वेयर द एंशियंट महिष्मति लोकेटेड। तो जो एंशियंट महिष्मति सिटी था वो कौन से रिवर बैंक पे देखने को मिलेगा, तो वो बेसिकली था नर्मदा रिवर, राइट। नाउ सरयू पे कौन सी सिटी देखने को मिलेगी, तो ये है अयोध्या। सोन पे कौन सा देखने को मिलेगा, पाटलिपुत्र। एंड गोदावरी रिवर पे कौन सा मेजर सिटी देखने को मिलेगा, तो है प्रतिस्थानम, राइट। फर्दर देखो, सरयू नदी जो है ये किस किंगडम, अगर यहाँ पे जैसे महिष्मति किंगडम के बारे में बात किया है, ठीक है, कि रिवर और उससे किंगडम एसोसिएटेड, वैसा ही यहाँ पे सरयू नदी जो है ये कौन सा किंगडम को यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये बेसिकली कोसला किंगडम देखने को मिलेगा। सोन पे कौन सा किंगडम देखने को मिलेगा, एंशिएंट किंगडम, तो ये बेसिकली मगध किंगडम देखने को मिलेगा, राइट। नाउ गोदावरी देखने को किस किस पे मिलेगा, तो ये है असाका डायनेस्टी, जो कि साउदर्न, जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, महाजनपद, उसके जो साउदर्न मस्ट डायनेस्टी था वो कौन था, असाका डायनेस्टी, राइट। तो गोदावरी नदी वो किससे एसोसिएटेड है, तो असाका डायनेस्टी से, ठीक है। अब आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो मेजर सिटीज़ क्लियर होगा, राइट, दूसरा कि उस नदी से कौन सा किंगडम एसोसिएटेड था वो भी क्लियर हो गया, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। नाउ 64 नंबर है कि व्हाट वाज ए मुंजानिक इन मिडाइवल पीरियड। बेसिकली एक टर्म है मुंजानिक, इसको किस नाम से जानते हैं, ये बेसिकली मुंजानिक जो है ये एक कैटापुल्ट था। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, उसमें जो है वो पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, तो उसको कैटापुल्ट बोलते हैं। नाउ अदर ऑप्शन जो है कैनॉन, गन क्रिंज और पोर्टेबल आर्मरी। अब इस चीज़ के बारे में देखो, कैनन को एंशियंट या मिडाइवल पीरियड में क्या बोलते थे या अभी क्या बोलते हैं, देखो कैनन को, उस टाइम का कैनन को अभी तोप बोलते हैं या फिर जन भूरक बोलते हैं। जन भूरक नाम जो है ये कैनन से एसोसिएटेड है या तोप से एसोसिएटेड है, ठीक है। नाउ कैटापुल्ट का तो आपने देख लिया, मुंजानिक था। अब नाउ गन कैरेज देखोगे तो गन कैरेज को बेसिकली अराबा नाम से जानते थे। कौन से नाम से, तो गन कैरेज को अराबा नाम से जानते थे, राइट। अब ये बेसिकली फेमसली यूज किसके द्वारा किया गया था, तो ये बेसिकली बाबर के द्वारा यूज किया गया था, राइट। तो इस नाम को भी ध्यान रखना है कि जो गन क्रिंज है जिसको अराबा बोलते हैं, ये बेसिकली किसके द्वारा यूज किया गया था, तो बाबर के द्वारा, राइट, जो कि फर्दर सुपीरियर साबित हुआ था इब्राहिम लोदी के किंगडम, जो भी उस टाइम पे उनके आर्मीज का जो भी हथियार था उससे बेहतर साबित हुआ था। तो इसलिए आगे फर्दर पूछा जा सकता है कि अराबा क्या था, तो ये बेसिकली जो है गन क्रिंज था जो कि यूज़ किया गया था बाबर के द्वारा, राइट। नाउ पोर्टेबल आर्मरी जो है इसको क्या बोलते थे, तो इसको जो है जिरखाना बोलते थे या सिलहात्र खाना बोलते थे, ठीक है। तो अगर बोले कि जिरखाना या फिर सिलहत्र खाना, ये किसको बोलते थे, ये बेसिकली था पोर्टेबल आर्मरी, मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया, मतलब लेकर जा सकते थे, राइट। नाउ 65 नंबर देखो। 65 नंबर लिटरेरी वर्क और उसके ऑथर के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको बुक एंड ऑथर वाला देखना है तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन द प्लेलिस्ट की हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में, तो उसको जरूर चेक कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर, और ये सारे जो चीज़ें हैं वहाँ से कवर हो जाएंगी और आगे आने वाले क्वेश्चन जो भी होंगे वो भी कवर हो जाएगा, राइट। अब नाउ यहाँ पे देखो कि दत्त घटोत्कच नाम का किताब जो है ये किसने लिखा था, तो दत्त घटोत्कच नाम का किताब जो है भाषा साहब ने लिखा था, तो पहला का 2 हो जाएगा। नाउ मिर्च कंटिकम ये किसने लिखा था, तो मिर्च कंटिकम किसने लिखा था, तो सुधारक साहब ने लिखा था, तो ये हो जाएगा मिर्च कंटिकम 3, बी का 3। नाउ कीर्त अर्जुनिया ये किसने लिखा था, तो भरावी साहब ने लिखा था, और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। नाउ रावण वध ये किसने लिखा था, तो ये भाती साहब ने लिखा था, और जो है इसका राइट 1 हो जाएगा। अब 2, 3, 4, 1 राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ अब ये बुक जो है ये किस किस चीज़ से एसोसिएटेड था वो देखते हैं। हमने ऑथर यहाँ पे तो देख लिया, लेकिन ये बुक जो है एसोसिएटेड किससे था वो देखते हैं।
नाउ दत्त घटोचका में क्या मेंशन किया गया है, ये बेसिकली अर्लियर संस्कृत प्ले था जो कि बेस्ड था ऑन महाभारता थीम। तो दत्त घटोचका जो है ये बेसिकली महाभारता थीम पे बेसिस था, और ये एक संस्कृत प्ले था जिसको किसने लिखा था, भाषा साहब ने लिखा था। नाउ मिर्च कंटिकम जिसको सुधारक साहब ने लिखा था, ये जो है सेलिब्रेट करते हैं लिटिल क्ले कार्ट को। लिटिल क्ले कार्ट जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं किसमें, मिर्च कंटिकम में। नाउ कृत्य अर्जुनीय जिन्होंने जो किसने लिखा था, भ्रावी साहब ने लिखा था। ये बेसिकली एपिक पोएम था किसके बीच में, तो जो अर्जुना और शिव के बीच में जो लड़ाई हुई थी, या यू कैन से कि जो वार्तालाप हुई थी उसके बारे में जो है वो कृत्य अर्जुनीय में लिखा गया है, राइट। नाउ रावण वध में क्या लिखा गया है, तो इसको जो है रावण वध को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, भाती काव्य। तो ऑब्वियसली इन्होंने भाती ने लिखा था इसलिए भाती काव्य बोलो या फिर रावण वध बोलो, ये दोनों भाती ने लिखे थे। और ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में थी, तो यहाँ पे ग्रामर के टीचिंग के बारे में थे, एपिक है, ठीक है। नाउ 66 नंबर है कि एट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज द बैटल ऑफ टेन किंग फॉट इन द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में जो बैटल ऑफ 10 किंग था वो फॉट था ऑन विच रिवर, तो ये बेसिकली था परुष्णी रिवर। अभी इसका नाम जो है परुष्णी रिवर का वो रावी रिवर है, राइट। नाउ सतुद्री आप देखोगे तो ये बेसिकली सतलज रिवर है। और दृष्टावती जो है ये किसका नाम था, घाघरा रिवर का, ठीक है। तो दृष्टावती जो है आपको पता होना चाहिए कि ये किसका नाम था, तो घाघरा रिवर का। नाउ सरस्वती रिवर जो है ये काफ़ी ओल्डेस्ट रिवर है, आपको पता है कि अभी इनका शुरू नहीं पता चलता है, ड्राई दिखता है, बट ये इंटरनली कहीं ना कहीं फ्लो करती है। तो ये देखो यहाँ पे बाकी ये तीन जो रिवर हैं, ये जो है दृष्टावती, घाघरा रिवर, परुष्णी रावी रिवर, सतुद्री सतलज रिवर। परुष्णी रिवर पे दो चीज़ें आपको फेमसली याद करना चाहिए। एक तो बैटल ऑफ 10 किंग जो है यहीं पे फॉट किया गया था। दूसरा जो 1929 में जो हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी, तो वो यहाँ पे फ्लैग अपना होस्ट करके, राइट, और हमने ये बात की थी ऑन परुष्णी रिवर और उसको रावी रिवर बोलो, ठीक है। नाउ 67th नंबर जो है द बंगाल फेमाइन ऑफ 1769 से 70 तक वॉज वर्सन बाई। देखो जो बंगाल फेमाइन आया था 1769 से 70 में, इसको और क्या ख़राब कर दिया, क्या ये लोकस्ट अटैक था या फिर रैट इन्फेस्टेशन था या फिर हाई लेवल ऑफ टॉक्सिकेशन था या स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक था। तो ये बेसिकली जो है बंगाल फेमाइन 1769 से 70 में आया था, और इसको और वर्सन कर दिया था कौन सा, तो स्मॉल पॉक्स की एपिडेमिक जो है, स्मॉल पॉक्स बहुत सारे लोगों को होने लगी थी, तो कुछ लोग भूखमरी से मर रहे थे और कुछ लोग जो है स्मॉल पॉक्स बीमारी से मर रहे थे, राइट। नाउ बाकी जो है बंगाल फेमाइन आया क्यों था, तो उस टाइम पे जो है कम बारिश हुई थी, उसकी वजह से है राइस का जो प्रोडक्शन है फेल हो गया था ड्यू टू लो रेनफॉल, राइट। अब देखो जो बाकी ऑप्शन है, जैसे मैंने बोला था कि ऑलरेडी कि ये जो ऑप्शन होता है वो जनरल नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ये देखना, और वो भी दैट टू रिलेटेड टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो कि एडजेसेंट ट्रूथ, जैसे कि कौन सा है, ये देखो लोकस्ट अटैक जो बोल रहे हैं हम, लोकस्ट अटैक जो है हिस्टोरिकली प्लग्ड वेस्टर्न इंडियन फेमाइंस। बेसिकली जो है इसने वेस्टर्न इंडियन फेमाइंस को इसने बर्बाद किया था, कौन सा, लोकस्ट अटैक। तो ये बंगाल फेमाइन था, तो बंगाल कहाँ पे, ईस्टर्न साइड में, तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स आया था, ठीक है। बट लोकस्ट अटैक जो है ये किस साइड में था, तो वेस्टर्न इंडियन फेमाइन जो आया था उससे एसोसिएटेड है, राइट। नाउ यहाँ पे मैच कर देते हैं ताकि फर्दर आपको नोट्स मिले तो आप उसको यूज करो। नाउ रैट इन्फेस्टेशन देखो ये किससे था, ये बेसिकली जो है एसोसिएटेड था विथ लेटर बुबोनिक प्लेग, जो कि आउटब्रेक हुआ था इन 1896 बॉम्बे में, ठीक है। तो बॉम्बे में कौन सा प्लग अटैक हुआ था या आउटब्रेक हुआ था, तो ये बेसिकली था रैट इन्फेस्टेशन, राइट। और जो ये बंगाल फेमाइन आया था ना, तो ये बेसिकली जो है और भी ज़्यादा बेकार कर दिया गया था। ये बेसिकली जो है सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चरल कॉज था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी डेट क्रिएटेड दिस फेमाइन।
तो इसको हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन बेसिकली और हो गया था। तो एक तो आप वहाँ पे अनाज उग नहीं रहा है बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल, और उस पे से जो है वो फिक्स्ड परमानेंट सेटलमेंट और काइंड ऑफ थिंग्स जो था वो ऑलरेडी उसके मिनी फॉर्म जो है एक्टिव था बिफोर इट्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो वहाँ पे हैवी लेवल ऑफ टैक्सेशन जो है वो और बर्बाद कर दिया था। लोग फेमाइन से मर रहे थे और स्मॉल पॉक्स से मर रहे थे। ठीक है, नाउ 68 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ अश्वघोष। अश्वघोष का कौन सा इसमें से किताब नहीं है? तो देखो यहाँ पे श्रीपुत्र पराकर्मा ये जो है अश्वघोष साहब का किताब है। बुद्ध चरिता ये भी इन्होंने लिखा है, और सौंदर्य नंदा ये भी इन्होंने लिखा है। जबकि मंजूश्री मुल्ला कल्पा ये जो है इनकी किताब नहीं है। तो नॉट वर्क पूछा हुआ अश्वघोष साहब का, तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नाउ मंजूश्री मुल्ला कल्पा ये जो है बेसिकली फाउंडेशनल महायान या वज्रयान फॉर्म ऑफ टेक्स्ट था। ठीक है, अगर आपको पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस बुक को किसने लिखा था। ठीक है, इनके इस मंजूश्री मुल्क कल्पा का ऑथर कौन थे? नाउ जो बाकी है श्रीपुत्र करना जो कि अशोक घोष साहब ने लिखा था, ये बेसिकली 9 एक्ट ऑफ संस्कृत प्ले को डिनोट करता है। ठीक है, बुद्ध चरिता जो है एपिक पोयम है ऑन बुद्धाज लाइफ। सुंदर नंद काव्य जो है ये बेसिकली बुद्धाज के हाफ ब्रदर थे नंदा, उसके बारे में सुंदर नंद काव्य अशोक घोष ने लिखा था। ठीक है, तो आई होप कि एक पेज में आपको कितने सारे फैक्ट मिले हैं जो कि फर्दर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि इस चीज़ के लिए आप जो है अपना कमेंट करोगे और ज़रूर बताओगे मुझे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। नाउ फर्दर आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग आर चरवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी। बेसिकली इनमें से जो है कौन सा चरवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी को डिनोट करता है? तो देखो चरवाका जो है बेसिकली हेट्रोडॉक्स काइंड ऑफ लोग थे। ठीक है, और ये स्कूल ऑफ फिलोसफी दो पार्ट में बटी थी, एक था हेट्रोडॉक्स और दूसरा था ऑर्थोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स में क्या देखने को मिलेगा? तो कौन लोग थे? बुद्धिज्म, जैनिज्म और चरवाका स्कूल के लोग देखने को मिलेगा। जबकि ऑर्थोडॉक्स में कौन थे? तो न्याय या वैशिष्का करके जो है ऑर्थोडॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। नाउ चरवाका स्कूल में इनमें से कौन सा था? तो ये बेसिकली देखो चरवाका में ध्रुत, न्याय, सुशिक्षिता और वैशिष्का। इसमें देखो न्याय मैंने बोला है कि ये बेसिकली ऑर्थोडॉक्स में है, राइट, ये नहीं होगा। और वैशिष्का जो है ये भी ऑर्थोडॉक्स में आता है, तो नहीं होगा। तो चरवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी में कौन आएगा? ध्रुत एंड सुशिक्षिता, राइट। राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 और 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे हमने पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के बारे में बात किया था, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पूर्व मीमांसा जो है बेसिकली ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ एक्ट था। अब ये देखो ये क्या है कि पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ कुम्रिल भट्ट एंड प्रभाकरा था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, कुम्रिल भट्ट एंड प्रभाकरा जो है ये एसोसिएटेड थे किससे? पूर्व मीमांसा से, जो कि फोकस करता था ऑन वैदिक रिचुअलिज्म एंड हर्मेन्यूटिक्स, राइट। नाउ जो उत्तर मीमांसा था ये किससे एसोसिएटेड है? ये फोकस करता था उपनिषद से, यानी कि पूर्व मीमांसा वैदिक एंड उत्तर मीमांसा उपनिषद। यू से उपनिषद याद रखना, यू से उत्तर, यू से उपनिषद। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। उत्तर मीमांसा जो है फोकस करता था ऑन उपनिषदिक फिलॉसफी वेदांता। ठीक है, अब देखो न्याय और वैशिष्का जो मैंने बताया था ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ स्कूल था, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता था लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी एंड एटोमिज्म। ठीक है, नाउ जो चरवाका जो कि नास्तिक बोलते थे, देखो ऑर्थोडॉक्स को आस्तिक भी बोलते थे और हेटेरोडॉक्स को नास्तिक भी बोलते थे। नाउ चरवाका स्कूल को क्या बोलते थे? लोकयता। ठीक है, लोकायता स्कूल को चरवाका स्कूल भी बोलते थे। नाउ ये जो है बेसिकली मेटेरियलिस्टिक चीज़ एंड स्केप्टिकल स्कूल को बिलोंग करता था। बेसिकली इंक्लूड सब स्कूल्स लाइक ध्रुता एंड सुशिक्षिता। माध्यमिका जो है बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी। अब किसका? एपिटेनस फाउंडेड बाय नागार्जुन, राइट। नाउ 94 नंबर देखो, ड्यूरिंग द 18 to 14 सेंचुरी इन द संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन विच आर द फॉलोइंग टर्म्स वेर यूज टू डिनोट मुस्लिम्स। तो इसमें से कह रहा है कि ये जो है पुराने टेक्स्ट में
संस्कृत टेक्स्ट में या इंस्क्रिप्शन में कौन सा जो है टर्म यूज़ किया जाता था टू डिनोट मुस्लिम्स। तो देखो तुरुक्षा ये जो है बेसिकली मुस्लिम के लिए यूज किया जाता था। ताजिका नहीं था मुस्लिम वर्ड्स। नाउ प्रासिस्का जो है ये डिनोट किया जाता था। कर्दामाका जो है ये भी डिनोट किया जाता था, राइट। तो 1, 3 एंड 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे देखना ये टर्म नहीं था, जैसे सेकंड वाला था ताजिका, जबकि प्रासिस्का जो है ये टर्म जो था वो नहीं डिनोट करता था किसको, मुस्लिम्स को। तो राइट आंसर ऑप्शन 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 क्या है, मैंने बताया क्या है इसको। यहाँ पे देखो कर्दमाका जो है ये बेसिकली मुस्लिम टर्म्स नहीं था, बाकी तीनों था तुरुष्का, ताजिका एंड प्रासिस्का। आई एम सॉरी फॉर माय बैड थिंग, मतलब जो भी मैंने पहले जल्दी में बता दिया उसके लिए, राइट। ये इस चीज़ को स्क्रीन पॉज करके सही से पढ़ लो कि तुरुष्का, ताजिका एंड प्रासिस्का जो है ये बेसिकली जो है मुस्लिम टर्म को डिनोट करता था इन द संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन ड्यूरिंग द 18-14 सेंचुरी, राइट। कर्दमाका ये बेसिकली जो है ये बेसिकली एक डायनेस्टी थी जो कि उजैन रीजन में पड़ता है, ठीक है। अब इस टर्म का एक्चुअल मीनिंग देख लेते हैं क्या था कि तुरुष्का जो है ये डिनोट करता था टार्किक इन्वेडर जो था, यू कैन से मतलब टर्की के जो इन्वेडर्स थे और सेटलर्स थे उसको तुरुष्का बोलते थे, राइट। ताजिका जो है ये डिनोट करता था अरब मर्चेंट्स को एंड मिलिट्री अराइवल्स को, ठीक है। तो अरब मर्चेंट एंड मिलिट्री अराइवल्स को क्या बोलते थे, ताजिका। प्रासिस्का जो है ये डिनोटेड था इन पर्शियन एंड ईरानियन ग्रुप। तो यहाँ पे टर्म देखो सब अलग अलग है। अब देखो प्रासिस्का जो है ये किसको डिनोट करता था, जो पर्शिया या फिर ईरान के लोग थे उस ग्रुप को क्या बोलते थे, प्रासिस्का, ठीक है। पी से पर्शिया और पी से वो प्रासिस्का याद रखना। ताजिका जो है ये बेसिकली अरब मर्चेंट्स थे एंड मिलिट्री अराइवल्स थे। तो अरब के लोगों को क्या बोला जाता था, ताजिका। एंड तुरुस्का किसको बोलते थे, जो टर्की से एसोसिएटेड इन्वेडर या सेटलर्स थे उसको तुरुस्का बोला जाता था, ठीक है। नाउ 95 नंबर देखो, इन द सिटाडल and lower town area of which one of the following Harappan cities have several large cistern and reservoir been found। कह रहा है कि कौन से सिटी में, ठीक है, हड़प्पन सिटी में सिटाडल एंड लोअर टाउन एरिया जो है देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि जिसमें कि लार्ज सिस्टर्न्स एंड रिजर्वियर भी मिलता है। तो ये है बेसिकली धौलावीरा, राइट। अब बनावली, मोहनजोदारो एंड राखीगढ़ी, इससे यहाँ पे देखो बनावली जो है यहाँ पे रेडियल स्ट्रीट देखने को मिलेगा, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ और यू कैन से वो जो आइडल था, ठीक है, वो भी देखने को मिलेगा, ब्राउन आइडल डांसिंग गर्ल वाला। राखीगढ़ी में आपको ये जो है बेसिकली लार्जेस्ट साइट है। अब नाउ इस तीनों का स्ट्रीट आप हमको कमेंट में कर देना कि बनावली, मोहनजोदारो, धौलावीरा एंड राखीगढ़ी ये सब का जो स्टेट या प्रोविंसेस में था, ठीक है, उसका नाम जो है आप कमेंट में बता देना कि ये सब जो है कहाँ पे था, राइट। नाउ 97 नंबर देखो, द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी एम्ड एट। तो फर्स्ट हाफ कब होता है 19th सेंचुरी का, तो 1800 से लेकर 1815 तक, राइट, और यू कैन से 1825 तक। इस टाइम पीरियड के बीच में जो है क्या ब्रिटिश पॉलिसी थी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, तो ये बेसिकली था कि हमें करना है वीकनिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन द अफगानिस्तान बट नॉट प्रोमोटिंग ए स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान आइदर। दो चीज़ें थी कि एक तरफ अफगानिस्तान था, मतलब बीच में अफगानिस्तान था, इधर इंडिया साइड से यूके वाले लोग थे और दूसरे साइड से रसिया का एग्रेशन बढ़ते जा रहा था, ठीक है। अब जो है रशिया फर्दर मार्च कर रहे थे टुवर्ड्स इंडिया, तो यहाँ पे बीच में यूके वाले लोग इस चीज़ को अर्ली डेंजर समझ के, ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान तक पहुँच गए थे। ये उनका स्टार्टिंग पॉलिसी था, उसको कब्जाने का या बफर स्टेट बनाने का ऐसा कोई मकसद नहीं था, राइट। इसमें बस रशियन इन्फ्लुएंस को जो है उसको वीकन कर देना था इन अफगानिस्तान एंड साथ में साथ प्रमोट, ये भी जो है अफगानिस्तान एक सेंट्रल हब के रूप में ना प्रमोट हो, तो वो भी इनका रियल मोटो था, ठीक है। नाउ 13 नंबर देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग
हु अमंग द फॉलोइंग असर्व्ड पावर इन कन्या भोजिका। देखो कन्या भोजिका किसको बोलते थे, कन्नौज को बोलते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, बेसिकली जो है हर्षवर्धन के डेथ के बाद से कन्नौज का जो है पावर किसको मिला था, तो ये बेसिकली थे अरुण सावा। अरुण सावा को, मतलब हर्षवर्धन के सक्सेसर जो है वो कौन थे, अरुण सावा। नाउ जो बाकी ऑप्शन है जैसे आदित्य सेना हो गया, शशांक हो गया, ललित आदित्य हो गया, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो अरुण सावा जो है ये अपसर्च किए थे टू द थ्रोन एंड सब्सिक्वेंटली क्लैश्ड विद द टांग डायनेस्टी इन वांग जुआंग्स। बेसिकली क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन के बाद से अरुण सावा आए थे और उसके बाद से जो है ये चाइना की डायनेस्टी थी तांग डायनेस्टी, उसके जो लीडर थे कौन सा, वांग जुआंग, उनके साथ जो है इनकी राइवलरी चलती रहती थी। ठीक है, नाउ जो बाकी ऑप्शन है जैसे कि आदित्य सेन, आदित्य सेन जो है लेटर गुप्ता किंग थे जिन्होंने रूल्ड किया था मगध को, ना कि कन्नौज। तो इनका आदित्य सेन का डायरेक्टली एसोसिएशन मगध से है, ना कि कन्नौज से, राइट। फिर देखो शशांक, शशांक के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें सुनी है कि इन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था। नाउ ये किंग होते कहाँ के, गौड़ा के, और एक मेजर राइवल थे ऑफ हर्षा बट डाइड बिफोर हर्षा। अब हर्षवर्धन की टाइम पे ये जो है एक मेजर राइवल थे, इन्होंने हर्षवर्धन को हराया भी था शशांक ने। इवन जो बुद्धिस्ट ट्री है उसको बोला जाता है कि जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट ट्री था जहाँ पे बुद्धा को मेडिटेशन करते टाइम वो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो उसको डिस्ट्रॉय किया था शशांक ने ही, राइट। बट हर्षवर्धन के मरने से पहले ही ऑलरेडी शशांक मर चुके थे। ठीक है, तो ये था शशांक के रिलेटेड स्टोरी। नाउ ललित आदित्य के बारे में देखते हैं कि ये बेसिकली जो है 8th सेंचुरी काराकोटा रूलर थे, कहाँ के, कश्मीर के। तो ललित आदित्य कहाँ पे थे, तो कश्मीर के थे। कौन से डायनेस्टी, काराकोटा डायनेस्टी से। ठीक है, जिन्होंने कॉन्कर किया था कन्नौज को मच लेटर, बहुत बाद में जो है कन्नौज को इन्होंने कैप्चर किया था ललित आदित्य ने। इन्होंने जो है, आप देखोगे ललित आदित्य के बारे में, जो सन टेम्पल है, शायद मार्तंड सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल जो कि कश्मीर में है, ठीक है, उसको इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, तो मार्तंड सन टेम्पल को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ललित आदित्य ने। ठीक है, इन कश्मीर। नाउ 114 द लीजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप वाज फर्स्ट सेट आउट इन द, कह रहा है कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बारे में जो है पहली बार कौन से बुक में मेंशन की जाती है, तो वो है बेसिकली विष्णु पुराण में, राइट। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं जैसे भगवत पुराण हो गया, बमन पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सी, जो विष्णु पुराण जो कि हमारा राइट आंसर था, जिसमें कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बारे में बात की गई है, वो जो है विष्णु पुराण में की गई है। और विष्णु पुराण जो है फर्स्ट कोडिफिकेशन था किसका, नरसिम्हा अवतार का। तो जो विष्णु भगवान का नरसिम्हा अवतार जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये बेसिकली किस में मेंशन मिलेगा, तो है विष्णु पुराण से, राइट। एंड साथ में साथ हिरण्यकश्यप एंड प्रहलाद की स्टोरी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी विष्णु पुराण में। नाउ भगवत पुराण में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये बाद की टेक्स्ट है जो कि हैवली फोकस करता था ऑन कृष्णा। तो भगवत पुराण जो है किस पे फोकस था, तो कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा पे। नाउ वामना पुराण जो है ये सेंटर था किस पे, तो त्रिविक्रमा और इसको क्या बोलते थे, वामना अवतार। त्रिविक्रमा या फिर वामना अवतार पे कौन सा था, वामन पुराण। ठीक है, नाउ अग्नि पुराण ये किस सेट था, ये बेसिकली इंसाइक्लोपेडिक टेक्स्ट था जो कि कवर करता था रिचुअल्स, लॉ एंड कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो ये अग्नि पुराण हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन जल्दी से करते हैं इसको खत्म। 115 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द इशू ऑफ ऑनरशिप अकॉर्डिंग टू स्मृति लिटरेचर इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली स्मृति लिटरेचर का जो ऑनरशिप इशू था, ठीक है, ऑनरशिप से रिलेटेड इशू था, वो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब कि कह रहा है कि स्त्री धन जो है वॉज नॉट इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ द हस्बैंड। ये विदाउट वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। इट वॉज, ये मतलब लेडीज पर डिनोट कर, मतलब बेस्ट था कि लेडीज जो है अपने स्त्री धन किसको देगी। ठीक है, तो विदाउट वाला जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें जो है किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, स्त्री जिसको चाहे उसको दे सकती हैं। ठीक है,
नाउ बाकी जो ऑप्शन था स्मृति लिटरेचर में वो क्या था कि द पेटर्नल ई एस्टेट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन्स। तो ये बात उसमें स्मृति लिटरेचर में मेंशन है कि जो पेटर्नल यानी कि फादर का जो ज़मीन था या प्रॉपर्टी थी वो जो है डिवाइड किया जाए इक्वली अमंग सन्स। तो ये बात स्मृति लिटरेचर में मेंशन है। नाउ वीमेंस वेयर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज। तो अब बेसिकली जो है वीमेंस को जो गिफ्ट मिलता था, ठीक है, अब उनके शादी के टाइम पे, तो उनको ये अलाउ था कि वीमेन जो है उस चीज़ को रिटेन कर दे, ठीक है, अपने पास ही रखें। नाउ जो गिफ्ट था टू वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज वेयर नॉन एज, उसको स्त्री धन, और उसी चीज़ को क्या कहते थे हम, स्त्री धन कहते थे। अब एक्चुअल फैक्ट क्या है कि यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू स्मृति लॉ स्त्री धन वॉज स्ट्रिक्टली द वीमेन्स प्रॉपर्टी ऑब्वियसली एंड पास डायरेक्टली टू हर हायर्स, टू हर हेयर्स। हेयर्स कौन होते हैं, बेसिकली ऑफ डॉटर्स, ना कि सन। यानी कि जो पेटर्नल ई एस्टेट था वो सन्स में बढ़ता था, जबकि मदर्स की जो प्रॉपर्टी होती थी वो उनके ऑफ डॉटर्स में बढ़ते थे, राइट। और इसमें जो है इस चीज़ को हस्बैंड की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। नाउ 16 नंबर देखो, 116, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए वीमेन लेबर लीडर्स हु ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन द स्ट्राइक इन द 1920s। 1920s में लेबर लीडर्स कौन नहीं थी जिन्होंने वर्कर्स का एक फॉर्म स्ट्राइक के लिए ऑर्गेनाइज किया था वर्कर्स को। तो ये बेसिकली थी सरला देवी चौधरानी, इन्होंने नहीं किया था ऐसा काम। बाकी जो है लेबर लीडर कौन कौन थी, तो उषाबाई डांगे, प्रभावती देवी, अनुसैया बेन, ये सारे जो है बेसिकली लीडर्स थी जिन्होंने लेबर मूवमेंट, वीमेन लेबर लीडर्स को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, फॉर स्ट्राइक्स ड्यूरिंग 1920 टाइम। अब सरला देवी चौधरानी के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। ये एक्टिविस्ट थी और जो है हमारे नेशनल लीडर थी, जो कि फाउंड किया था भारत स्त्री शिक्षा सदन। तो भारत स्त्री शिक्षा सदन जो है ये किस लिए फाउंड किया था इन्होंने, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, ठीक है, इन कलकत्ता। तो भारत स्त्री शिक्षा सदन किसने फाउंड किया था, तो वो थी सरला देवी चौधरानी। नाउ इन्होंने और चीज़ की थी, यहाँ पे इन्होंने मैगजीन को एडिट की थी। कौन सी मैगजीन, जो है एक बंगाली मैगजीन था जिसका नाम था भारती पत्रिका। तो भारती पत्रिका जो है इसको किसने एडिट किया था, सरला देवी चौधरानी ने किया था। नाउ 1910 में इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था जिसका नाम था भारत स्त्री महामंडल। तो भारत स्त्री महामंडल को फाउंड किसने किया था, तो सरला देवी चौधरानी ने किया था 1910 में। अब देखो उषाबाई डांगे जो है ये बेसिकली ऐसे डांगे साहब की वाइफ थी, है ना, और ये जो है काफ़ी पायोनियर रोल निभाई थी कहाँ पे, तो गिरनी कामगार जो यूनियन था उसमें, या फिर अर्लियर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था उसमें। तो गिरनी कामगार यूनियन जो है उससे एसोसिएटेड कौन है, उषाबाई डांगे, एंड साथ में साथ इनका इंपॉर्टेंट रोल भी रहता है किसमें, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो अर्ली इवेंट था उसमें। अब प्रभावती देवी आपको पता है ये पटना में एक्टिव थी, ठीक है, और इन्होंने नन कोऑपरेशन टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। नाउ अनुसैया बेन के बारे में देखते हैं। तो अनुसैया बेन जो है इंडिया का फर्स्ट वीमेन लेबर मूवमेंट लीडर थी, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, राइट, ठीक है, इन्होंने गांधी जी के साथ में वो जो टेक्सटाइल हैंडलूम जो कंपनी बनाई थी गांधी जी के साथ में, तो उनमें अनुसैया बेन का भी नाम था, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिया की फर्स्ट वीमेन लेबर मूवमेंट लीडर थी जिन्होंने फाउंड किया था। इसके अलावा और कौन सा था, मजदूर महाजन संघ इन 1920। मजदूर महाजन संघ जो है 1920 में इन्होंने अनुसैया बेन ने फाउंड किया था। साथ में साथ इनकी जो बिलीफ थी वो बेसिकली किस में थी, तो जैनिज्म में थी। नाउ 117 देखो, कह रहे कि हु among the following countries where did the idol of social market economy emerge in 1950s। तो कह रहे कि सोशल मार्केट इकोनॉमी जो है कहाँ पे इमर्ज हुआ था आफ्टर 1950s। बेसिकली क्या कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो सोशल मार्केट इकोनॉमी थी वो कहाँ पे इमर्ज हुई थी, क्या वो जर्मनी, फ्रांस, यूएस या फिर यूके, कहाँ पे इमर्ज हुई थी। तो ये बेसिकली था सोशल मार्केट इकोनॉमी कहाँ पे इमर्ज हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी। नाउ बाकी अदर स्टेट्स है वहाँ पे कैसा इकोनॉमी इमर्ज हुआ था 1950s के बाद से, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, वो हम देखते हैं। ये देखो जो पहला
ऑप्शन है जर्मनी में। यहाँ पे सोशलाइज मार्केट रिट चाफ्ट जो है ये बेसिकली उस वहाँ के टर्म बोल सकते हो आप। इसका जो है कौन चैंपियन थे, तो लुडविग अरहर्ट जो है डाइविंग द पोस्ट इकोनॉमिक मिरेकल्स। बेसिकली जो है जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इकोनॉमिक मिरेकल्स था उसको सही करने के लिए लुडविग अरहर्ट ने सोशल मार्केट इकोनॉमी का जो है आइडिया दिया था। कहाँ पे, जर्मनी में। नाउ फ्रांस में आप देख सकते हो कि फ्रांस में क्या था, परस्यूड डेरिगिशिम, ये जो है हैवली स्टेट डायरेक्टेड यहाँ पे कैपिटलिज्म था। तो फ्रांस में आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्या था, तो स्टेट डायरेक्टेड कैपिटलिज्म था। यूएस में देखोगे तो यूएस जो है बेसिकली फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को चैंपियन कर लिया था, राइट। एंड नाउ यूनाइटेड किंगडम जो है कंस्ट्रक्ट किया था ए मिक्स इकोनॉमी वेलफेयर स्टेट अंडर एटली। तो यूके में कैसा था, तो यूके में मिक्स इकोनॉमी था, ठीक है, और वो भी स्टेट के अंदर। नाउ यूएस में कैसा था, इसने पूरा फ्री मार्केट कैपिटलिज्म कर दिया था, ठीक है। तो अभी भी देखोगे उसका इन्फ्लुएंस कितना है कि वहाँ पे जेफ बेजोस हो गए या फिर मार्क जुकरबर्ग हो गए या फिर वो सब एलन मस्क हो गए। तो ये सब सारे जो है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का ही रिजल्ट है कि वो जो है वहाँ पे स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं है और वो जो है आज बड़े बड़े कंपनी खोल के बैठे हुए हैं। नाउ फ्रांस जो है वहाँ पे स्टेट डायरेक्टेड कैपिटलिज्म देखने को मिलता था और जर्मनी में सोशल मार्केट इकोनॉमी। इंडिया में ये चीज़ क्या देखने को मिला, तो इंडिया में लेटर जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को ही अडॉप्ट किया गया था फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम को देखने को, ठीक है। 1818 जो क्वेश्चन है 118, वो क्या कहता है कि हु द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स फर्स्ट स्पोक ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम टू काउंटर अटैक द इफेक्ट ऑफ फेमाइंस। तो बेसिकली फर्स्ट स्पोक ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है वो कौन थे, जो कि काउंटर एक्ट था फॉर द इफेक्ट ऑफ फेमाइंस, ये बेसिकली थे कौटिल्य। कौटिल्य का बुक अर्थशास्त्र में ये सब सारी चीज़ें मेंशन है। नाउ आर्यभट्ट मैथमेटिशियन थे। चंद्रगोमिन और प्रभाकर के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगोमिन जो है ये कौन थे, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिन्होंने, जो कि नालंदा में एक टीचर के रूप में काम करते थे। नाउ प्रभाकर क्या था, ये पूर्व मीमांसा का पार्ट था जो कि एक फिलोसफर टेक्स्ट था, ठीक है। आई होप कि ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में 2023 के जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम देखेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यू एडिशन कितना है इसमें, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी आया था। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। टिल देन हैप्पी लर्निंग। एंड अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो गिव ए लाइक, डू कॉमेंट, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।